नमस्कार, 7C हिमाचल आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धूमल ने कहा, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध। ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सरकार देगी तोहफे। मधु सूद ने एक बार फिर से लिया मेयर चुनाव पर यू टर्न। बुधवार को एकाएक कांग्रेस भवन पहुंचकर पद पर दावेदारी ठोकी। अन्ना टीम के सदस्य मनीष सिसोदिया बिलासपुर दौरे पर पहुंचे। लोगों से मिलकर विधानसभा चुनाव को आंदोलन का रूप देने की बात कही। और फर्जी बाबा ध्यानु भगत की बड़ी मुश्किलें, हिंदू संगठनों समेत शिकायत निवारण समिति के सदस्यों ने डीएसपी देरा से की शिकायत। जल्द हो सकती है कोई कार्रवाई। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पर्यटन क्षेत्र और उनसे जुड़े स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, यह कहना है मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का। उन्होंने शिमला में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद कहा कि पर्यटन के क्षेत्र को सरकार पूरी प्राथमिकता दे रही है और पिछले 4 सालों से सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिल रहा है। इसी के साथ ही ओलंपिक खेलों के विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को भी सरकार प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को शिमला में अखिल भारतीय डॉक्टर वाईएस परमार वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। ये प्रतियोगिता 4 मई तक चलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, जिसकी बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। धूमल मुताबिक ओलंपिक खेलों में हिमाचली खिलाड़ी के गोल्ड मेडल जीतने पर सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि देगी, जबकि रजत पदक विजेता खिलाड़ी को 50 लाख व कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। शिमला विश्व भर में पर्यटक स्थल के तौर पर जाना जाता है और हमें इस बात का गौरव प्राप्त है कि पिछले 4 वर्षों में हर वर्ष शिमला को टूरिज्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड नेशनल लेवल पर मिला है। फिर प्रदेश सरकार की ओर से कहा है कि जो खिलाड़ी हिमाचल का ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा, कांस्य पदक लेके आएगा, उसको 25 लाख रुपया, चांदी का सिल्वर का जो मेडल होगा उसके लिए 50 लाख और जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपया का इनाम प्रदेश सरकार देगी। खेलों को विकसित करने के लिए जहां एक तरफ खेल सुधारों के क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, तो वहीं बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हिमाचली खिलाड़ियों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। पिछले दिनों हिमाचल दिवस पर सरकार ने होनहार खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनाम बांटे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। भारतीय स्टेट बैंक ने हिमाचल प्रदेश के स्कूली बच्चों को साफ पेयजल मुहैया करने के लिए स्कूलों में एक्वा गार्ड लगाए। इस योजना के तहत करीब 15,000 स्कूलों को कवर किया गया। इनके लगाए जाने से अब बच्चों को पानी संबंधी कई सारी बीमारियों से निजात मिलने के साथ साथ साफ और स्वच्छ पीने योग्य पानी भी मिलेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब गंदा पानी नहीं पिएंगे। पेयजल की तरफ कदम बढ़ते हुए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के 15,000 स्कूलों को निःशुल्क एक्वा गार्ड दिए हैं, जिन्हें स्कूल में लगाकर चालू कर दिया गया है। बरसात के दिनों खासकर स्कूली बच्चे गंदे पानी की आपूर्ति होने से कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन अब इस योजना से बच्चों को साफ पेयजल पीने को मिलेगा और इस तरह वो कई पेट की बीमारियों से भी बच जाएंगे। इस संबंध में बैंक की गुम्मा शाखा के प्रबंधक BS सरवाल ने कहा कि पिछले साल बैंक ने 15,000 स्कूलों को पंखे उपलब्ध करवाए थे और इस साल स्कूलों में एक्वा गार्ड लगाए गए हैं ताकि बच्चों को साफ पानी पीने को मिल सके। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से इनोवेटिव बैंकिंग के तहत स्टेट बैंक ने पिछले साल सभी स्कूलों में 15,000 स्कूलों के करीब पंखों का आवंटन किया था। इसी प्रकार इस साल भावी जो नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं स्कूलों में, उनके लिए तकरीबन 15,000 स्कूलों में ये वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल किए हैं। SBI बैंक मैनेजर गुम्मा के माध्यम से हमें ये एक्वा गार्ड मिला। इस दान के लिए मैं मैनेजर जी का धन्यवाद करता हूँ तथा ये जो है आज से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है
और इसकी पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है। एसबीआई जिस तरीके से बढ़िया बैंक सुविधा देने के साथ प्रदेश के स्कूलों में एक्वा गार्ड या पंखे लगाकर सामाजिक कार्य कर रही है, वो एक बहुत अच्छा प्रयास है और दूसरी उम्मीद है कि दूसरी संस्थाएं भी इस तरह के कामों में आगे आएंगी। कृष्ण भोज, पधर, 7C हिमाचल आजकल। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकवाद विरोधी फ्रंट के प्रमुख मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कांगड़ा के बंगलामुखी माता मंदिर में माथा टेका। बिट्टा ने आधी रात को मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान भी करवाया। अनुष्ठान के बाद बिट्टा ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ उनके संगठन की जंग जारी रहेगी। बिट्टा मुताबिक पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी गतिविधियों पर केंद्र सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। यहाँ पे बड़ी शक्ति है माता रानी में। भारत माँ शांतिपूर्वक रहे, शांति रहे, अमन शांति रहे, आतंकवाद समाप्त हो और जो आतंकवादी हमारे देश के दुश्मन हैं उनका नाश हो। हमेशा इधर हमारी आना जाना इधर रहता है। जब भी दिल करता है हम माता रानी के चरणों में आ जाते हैं। बड़ी कृपा है माता रानी। इस देश के अंदर जो नक्सलवाद है वो ख़त्म होना चाहिए। सरकारों को आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ एक सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए। जो हमारे रोज़ जवानों को शहीद करते हैं, रोज़ ब्लास्ट करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं टीम अन्ना की। जी हां, केंद्र में लोकपाल बिल व राज्यों में सशक्त लोकायुक्त बिल जैसे मुद्दों को लेकर टीम अन्ना प्रदेश के विधानसभा चुनाव को एक आंदोलन का रूप देने में पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में बिलासपुर पहुंची टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य मुनीश सिसोदिया ने कहा कि भ्रष्टाचार की मुहिम में शामिल लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला और दिल्ली में बैठे कुछ लोग और व्यापारी हिमाचल प्रदेश को तबाह करने में लगे हुए हैं। एक अच्छा लोकायुक्त कानून हिमाचल प्रदेश में कैसे बने और एक सख्त लोकपाल कानून देश में कैसे बने, और हिमाचल प्रदेश के जो संसाधन लगातार लुट रहे हैं उसमें ग्राम सभाओं की भूमिका कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि शिमला में और दिल्ली में बैठे हुए लोग और कुछ व्यापारी मिलके पूरे हिमाचल को तबाह कर रहे हैं। इशू यही है कि इसको ठीक करने के लिए जनता के पास ताकत कैसे आए। तो हम जगह जगह जाके बैठक कर रहे हैं। मैं अभी इसी क्रम में बिलासपुर आया हूँ और अभी अगले 2 दिन में बिलासपुर के अलग अलग गाँव में, कस्बों में, छोटी छोटी जगह पर जाने की योजना बना रहा हूँ। यहाँ साथियों से बात करके ऐसे ही अलग अलग ज़िलों में और साथी भी जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पूरे देश में जा रहे हैं लोग, और हम बात कर रहे हैं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी संघ की एक बैठक शिमला में आयोजित हुई। इसमें कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया। बैठक के बारे में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द ही सरकार के सामने रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे कई संगठन कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार के पास अपने विभिन्न स्तर की लंबित मांगों को मनवाने के लिए शिमला में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक शिमला में आयोजित हुई। इस बैठक में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने बैठक की ओर से एक मांग पत्र तैयार किया। बैठक में कर्मचारियों को 4-9-14 का विशेष वेतन देने, संशोधित भत्ते प्रदान करने, लंबित मेडिकल बिलों का समय पर भुगतान, अस्पताल में आरकेएस के कर्मचारियों व अन्य विभागों में अस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारियों को सरकार के अधीन लाने व उनको नियमित करने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आज हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तमाम पदाधिकारियों को और विभागीय संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था। हम लोग क्योंकि मांग पत्र में बहुत सारी मांगों को हमने निपटारा करवा दिया सरकार से, फिर भी अभी काफ़ी सारी मांगें ऐसी है जो एडी लेवल पर या सरकार के लेवल पे अभी तक लंबित है। उन सारी बातों को लेके विस्तार से चर्चा हो रही है और पहली बार इस तरह की प्रक्रिया हमने अपनाई है। इस मौके पर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा, कुछ कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारी संगठन गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल उनके नेतृत्व वाले महासंघ को ही मान्यता दे रखी है और दूसरे कर्मचारी संगठनों की कोई मान्यता नहीं। अलग अलग जो तो भिन्न तरह के लोग अपने अपने दावेदारियां कर रहे हैं कि यहाँ भी महासंघ है, वो भी महासंघ है, कोई सर्व कर्मचारी है, कोई कुछ है। इन सभी चीजों पे केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में एक मान्यता प्राप्त संगठन है और उस मान्यता प्राप्त संगठन के साथ तमाम कर्मचारी और अपने सारे संगठन जुड़े हुए हैं। इसलिए जो बोर्ड और कारपोरेशन हो भी मान्यता प्राप्त यूनियन है, एसोसिएशन है या विभागीय संगठन है, उनको भी हम एक वाइडल स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन आज कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें उनको शामिल करेंगे जो वहाँ पे मान्यता प्राप्त संगठन होंगे और सब लोगों की बातों को सही स्तर पर उठाने के लिए पहल करेंगे।
पिछले काफी लंबे समय से कर्मचारियों की ये सभी मांगे लटकी पड़ी हुई हैं और अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव पास में है, लिहाजा सरकार उनकी मांगों की मुराद को क्या पता पूरी कर ही दे। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि खुद को ध्यानु भगत का 7वां अवतार कहने वाले महेंद्र कुमार की शिकायत अब पहुंच चुकी है पुलिस के पास। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करते हैं जाबाज सिपाही की। जी हां, प्रदेश का एक और जाबाज सिपाही देश की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गया। बुधवार को राजेश की उनके पैतृक गांव माचरा में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंत्योष्टि की गई। शहीद राजेश अपने पीछे पत्नी व एक बेटा बेटी छोड़ गए हैं। सेना में नायक पद पर तैनात पांवटा साहिब निवासी राजेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ चले सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे और इस तरह शौर्य चक्र विजेता राजेश ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर बहादुरी की इबारत लिख दी। देवभूमि अपने बहादुर शूरवीर सुरमों और परम प्रतापी फौजियों की धरती है। यहाँ के कण कण में देश पर मर मिटने वालों की कोई कमी नहीं। पांवटा के राजेश कुमार में भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने और मर मिटने का जज्बा था। इसी जज्बे को लेकर वो सेना में भर्ती हुआ और पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से जब उसका सामना हुआ तो बड़ी बहादुरी से उसने उनका सामना कर वीर गति को प्राप्त हुए। राजेश के शहीद होने की खबर पाते ही उनके पैतृक गांव माचरा का माहौल गमगीन हो गया। बुधवार को शहीद राजेश का शव जैसे ही उसके गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। परिवार को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि आज उनका एक वीर सपूत हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गया। अंतिम विदाई देने के साथ ही राजेश की पूरी सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। राजेश के भाई संजय कुमार ने कहा कि उनको ये फक्र है कि उसने अपने प्राणों की परवाह न कर देश के दुश्मनों से लोहा लिया। 1999 में ज्वाइनिंग हुई थी इनकी और 2002 में इनको शौर्य चक्र मिला। बच्चे 2 हैं इनके पास, एक लड़का और एक लड़की। हमें तो कल ये पता लगा था कि वो 3 बजे के करीब यहाँ पर माजरा पंचायत में आए थे कि शहीद हो गया आपके छोटे भाई। माजरा पंचायत से हमें पता लगा था, कुछ इनके यूनिट से आए थे माजरा पंचायत। राजेश वर्मा जी बड़े मिलनसार और हर गांव में हर सदस्य के साथ इनकी राम सलाम बहुत बढ़िया थी। और अब जो है वाइफ, अच्छा इनके फादर तो पहले एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद मदर भी एक्सपायर हो गई थी। और ये 3 भाई हैं जी, ये बीच वाले भाई हैं और बड़े इनको जो है जी आर्मी में भी बड़े अच्छे रैंक मिले हुए हैं और बड़े शौर्य चक्र प्राप्त है। शव की अंतिम यात्रा में इलाके के लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिले के फौज के अधिकारियों समेत पुलिस विभाग के भी अधिकारियों ने राजेश को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीद राजेश एक बहादुर सिपाही था। इसी बहादुर के लिए सन 2002 में उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने राजेश को शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया था। आज भले ही एक जाबाज सिपाही इस दुनिया को रुखसत कर गया हो, लेकिन देश के प्रति जज्बे के लिए उसे हमेशा याद रखा जाएगा। सतीश शर्मा, नाहन, 7C हिमाचल आजकल। बीती रात सोलन में कुछ शरारती तत्वों ने मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। बाइकों को जलाने की घटना कॉलेज के पास हुई। इसकी चपेट में एक कार भी आ गई, जिस पर आंच के निशान साफ देखे गए। शहर में ऐसी घटना 5-6 महीने पहले भी हो चुकी है, लेकिन गत रात एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आने से स्थानीय वासियों में दहशत का माहौल है। इन मोटरसाइकिलों को किसने और कब जलाया, इसको लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है। लेकिन शहर के शरारती तत्वों ने बीती रात कॉलेज के पास 4 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। 3 बाइकें एक साथ खड़ी थी और इस आगजनी की घटना से साथ में खड़ी कार भी चपेट में आ गई।
जबकि चौथी बाइक को शरारती तत्वों ने कॉलेज से करीब 50 मीटर की दूरी पर जलाया। यहाँ के स्थानीय निवासी और जली बाइकों के मालिकों ने बताया कि बीती रात कुछ युवक शराब पीने के बाद आपस में लड़ रहे थे कि कुछ ही देर बाद उन्हें अपनी बाइकें जली हुई हालत में मिली। में मेरे लगभग 12:30 बजे के करीब मेरी बाइक को की शरारती तत्वों ने आग लगा दी। एक्चुअली जब मैं रात को 12:30 बजे टॉयलेट के लिए बाहर उठा था तो मैंने देखा कि 2-3 लड़के वहाँ पे कुछ ड्रिंक हाथ में कुछ कार्रवाई कर रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि निकल जाएंगे। उसी दौरान जैसे मैं दोबारा वापस टॉयलेट करके सोया तो थोड़ी उसी 2-3 मिनट के बाद बाइक जल रही है, तो उसमें सामने मेरी बाइक ही जल रही थी। तो वहाँ पे मैंने उसके ऊपर कार्रवाई कम्बल डालना शुरू किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आग लग गई थी। फिर साथ के लोग भी उठ गए थे साथ में सारे, फिर लोगों ने पानी डाला, तब तक बाइक पूरी तरह से ही ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे अगर आपको आग लगा दी है, मोटरसाइकिल भी तो जले हुए हैं साथ। करीब 5-6 महीने पहले भी ऐसी ही घटनाएं शहर में हो चुकी है। उसके बाद पुलिस ने इस इलाके में गश्त को बढ़ा दिया, लेकिन बीती रात हुई इस घटना से एक बार फिर शहर वासियों में खौफ का माहौल है। अब लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त को और बढ़ाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। अब बात करते हैं खुद को कहने वाले ध्यानु भगत की। जी हां, खुद को ध्यानु भगत का 7वां अवतार बताने वाले महेंद्र कुमार की शिकायत अब पुलिस प्रशासन के पास पहुंच गई है। बजरंग दल और कांगड़ा शिकायत निवारण समिति के सदस्य इस संबंध में देहरा के DCS से मिले और शिकायत पत्र सौंपकर बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। कांगड़ा के फर्जी ध्यानु बाबा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लोग बाबा के विरोध में अब खुलकर सामने आकर पुलिस प्रशासन के पास दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसी कड़ी में बजरंग दल ने भी इस ढोंगी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की, तो दूसरी तरफ जिला कांगड़ा शिकायत निवारण समिति ने भी बाबा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। समिति के सदस्य विवेक पठानिया ने कहा कि ये ढोंगी बाबा लोगों की आस्था से खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है और पुलिस प्रशासन को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज मैंने DSP देहरा के माध्यम से SP धर्मशाला जिला कांगड़ा को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें ज्वाली क्षेत्र के पास कुठेड़ इलाके में एक तथाकथित एक व्यक्ति जो अपने आप को ध्यानु भक्त का 7वां अवतार कहकर जनता को वहां पर इकट्ठा कर रहा है। मेरे व्यक्तिगत विचार ये है कि ये हिंदू मान्यताओं की बहुत बड़ी एक मजाक उड़ाया जा रहा है। तो धर्म का दुरुपयोग करके लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन दिनों में जैसे मीडिया में सुनने को मिला, निर्मल बाबा और हमारे हिमाचल में यहाँ पे जो एक देवी के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन लोग इन अपने धर्म का अध्ययन ना करते हुए ऐसे भावों के चंगुल में फंसते हैं जो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और बाद में वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे भावों का जो है, ऐसे लोगों का जो है, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं। इस संबंध में मिली शिकायत के बारे में देहरा के DSP मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें शिकायत निवारण समिति से बाबा के संबंध में शिकायत मिली है और इस पर कार्रवाई कर जांच की जाएगी। आज हमें श्री विवेक पठानिया जी जिला कांगड़ा शिकायत निवारण कमेटी के सदस्य ने एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें उन्होंने कोई बाबा जो कि अपने को ध्यानु का अवतार 7वां अवतार कहते हैं के विरुद्ध कोई शिकायत दिया है कि जिसमें उनके अनुसार वो एक छदम बाबा है और लोगों को ठग रहे हैं। इस वाले एप्लीकेशन को पढ़ लिया गया और इस शिकायत पत्र पे जो भी कार्यवाही होगी और जिस भी कंसर्न थाना या वहाँ पे बनता होगा उसको यहाँ देहरा से फॉरवर्ड किया जाएगा। वहीं अब अखबारों और टीवी चैनलों में इस ढोंगी बाबा की खबरें प्रकाशित होने के बाद अब तो इस ध्यानु बाबा के भगत भी मान रहे हैं कि मिट्टी खाकर कोई भी कैंसर का रोग ठीक नहीं होता और ये सब पैसे लूटकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने की साजिश है। मैं एक आध बार गया था, लेकिन मुझे तो ये ढोंग सरासर ढोंग नजर आया, क्योंकि वहाँ तो वो मिट्टी वगैरह खिलाते हैं, तो मिट्टी से तो कोई कैंसर वगैरह का रोग केयर नहीं होगा, उससे तो और फैलेगा, ये कैंसर और फैलने का खतरा हो सकता है। मेरे को तो ये लगता है कुछ नहीं ऐसा है।
ये जरूर है कि हमारे भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बना के ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ प्रशासन से। महेंद्र जैसे कई फर्जी बाबा अब भी समाज में खुलेआम घूमकर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। समाज को चाहिए कि वो ऐसे ढोंगियों के चक्कर में ना पड़कर इन जैसे बाबाओं का विरोध करे। ब्रिजेश्वर साकी, कांगड़ा, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में गौधन को शरण देने के लिए श्री कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट आगे आया है। ऊना के थाना कला में ट्रस्ट एक गौशाला का निर्माण भी कर रहा है, जिसका काम लगभग पूरा होने वाला है। इसमें करीब 100 गाय एक साथ रहेंगी। इनके बनने से आवारा व बेसहारा गांव को शरण मिलने के साथ 1 दर्जन लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। आवारा और बेसहारा गायों को शरण देने के लिए थाना कला में जल्द ही एक गौशाला बनकर पूरी होने वाली है। इससे इन गायों को एक छत के नीचे शरण मिल जाएगी। श्री कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से बनाई जा रही इस गौशाला में 100 गायें रह सकेंगी और मई महीने में इसका काम भी पूरा हो जाएगा, लेकिन शुरू में इसमें 50 गायें रह सकेंगी। इस संबंध में श्री कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्णपाल शर्मा ने कहा कि गोधन को बचाने के लिए उनके ट्रस्ट की तरफ से सामूहिक प्रयास किया गया है। श्री कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा ये गौशाला का जो काम है वो शुरू किया गया है और इसका जो बिल्डिंग का काम है वो लगभग मई महीने में पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद शीघ्र ही इसको चालू कर दिया जाएगा। यहाँ पर 100 गौओं का रखने का प्रावधान है और फिलहाल हम 50 गौओं से हम इसको शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि गौशाला में गोबर से गैस बनाने का प्लांट स्थापित करने के साथ साथ गौमूत्र व गोदूध के उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए कर्मचारी कानपुर स्थित देश के सबसे बड़ी गौशाला में प्रशिक्षण लेने भी गए हैं। गौ गोबर, गौमूत्र और गौदूध से जो प्रोडक्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। इस बारे में हमने कानपुर गौशाला में, जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गौशाला है, उसमें हमारे लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और यहाँ पर ये सारे उत्पाद यहाँ पर बनाने हम शुरू करेंगे। अगर इसी तरह दूसरे ट्रस्ट भी सरकार के साथ मिलकर गौरक्षा के लिए आगे आएंगे तो समाज में आवारा और बेसहारा गायों को एक जगह शरण मिलने के साथ उनकी अच्छी से परवरिश भी हो जाएगी। राजीव भनोट, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। और अब कुछ खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर निगम चुनाव से ऐन पहले मेयर मधु सूद ने लिया है एकाएक यू टर्न। हिमाचल कांग्रेस में शिमला नगर निगम का चुनाव लड़ने वालों की फेयर लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। कुछ दिन पहले मेयर पद का चुनाव लड़ने से मना करने वाली शहर की मेयर मधु सूद ने अब नामांकन से ऐन पहले फिर से अपनी दावेदारी आला कमान के सामने पेश कर दी। मधु सूद बुधवार को कांग्रेस कार्यालय पहुंची और एकाएक मेयर पद के लिए आवेदन कर दिया। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस के सामने बड़ी सिरदर्दी मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए प्रत्याशियों का चयन करने की होगी। पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास करीब 125 आवेदन पहुंचे हैं। टिकट के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन था, तो दूसरी ओर नगर निगम के वार्डों की संख्या केवल 25 ही है। स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी है। वहीं दूसरी ओर शहर की मेयर मधु सूद ने एक बार फिर मौके की नजाकत को देखते हुए मेयर के टिकट के लिए आवेदन किया है। हाल ही में मधु सूद ने मेयर का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। चुनावी गणित को भांपते हुए उन्होंने नगर निगम चुनाव में फिर ताल ठोक दी है। इसके अलावा शहर के डिप्टी मेयर हरीश जनार्था व पार्षद सुधीर आजाद ने भी मेयर के टिकट के लिए आवेदन किया है। उधर शिमला की मेयर मधु सूद का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो जरूर चुनाव मैदान में उतरेंगी। आज हमने इसके लिए आज एप्लीकेशन दी है नीचे पार्टी ऑफिस में भी कि जो नगर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं उसके मेयर के लिए हम दोबारा लड़ना के लिए हमने एप्लीकेशन दी। बाकी जो पार्टी कहेगी, पार्टी टिकट देगी, भी हम काम करेंगे और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। हम उसका पूरे दिल से उसके लिए काम करेंगे।
भले ही कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही हो, पर मेयर व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के लिए कांग्रेसी नेता को खूब मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। मेयर व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी टिकट झटकने के लिए लॉबिंग करने में लगे हैं। चुनाव गणित को भांपते हुए शहर की मेयर मधुसूद ने एक बार फिर चुनावी ताल ठोक दी है। कुछ दिनों पहले चुनाव लड़ने से मना करने वाली मधुसूद ने कांग्रेस से फिर मेयर का टिकट मांगा है। कैमरामैन कुलदीप कंवर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले माकपा के तेवर तीखे हो गए हैं। जी हां, शहर के विकास को लेकर पार्टी ने कांग्रेस शासित नगर निगम को घेरा है। माकपा राज्य सचिव व पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने शिमला में कहा कि शहर के अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं हासिल नहीं हो पाई हैं। सिंघा मुताबिक नगर निगम के फैसले मेयर नहीं, निगम आयुक्त की तरफ से लिए जा रहे हैं और इससे शहर का विकास प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि पार्टी 13 मई को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। मूलभूत सुविधा प्रदान करने में ये कॉर्पोरेशन टोटल फेलियर रहा है, टोटल फेलियर। और आज भी हम ये समझते हैं कि ये लंबे नजरिए से इसकी कोई ऐसी योजना नहीं है जिस योजना के तहत जो जन साधारण शहर में रहता है उसको सुविधा उस प्रोपोर्शन में मिले जिस प्रोपोर्शन में से उसे आज कर लिया जाता है, या उसकी एक जो भागीदारी होनी चाहिए। इसी के साथ अब वक्त हो चला आप सबसे इजाजत लेने का। हम आशा करते हैं आपके आने वाला समय शुभ रहे और जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए 7C के साथ। फिलहाल मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।